Good morning, students. Students, we studied in our previous class Geography Chapter 2 What is Around Us, and we studied different spheres. Previously, we studied the sphere of the Earth, which is the most important, that is atmosphere. So that in that sphere we studied that atmosphere is a type of sphere which consists of air, and there are various gases responsible and which has various effects on the Earth. So, in today's class, we will study part 4, biosphere, that is the last sphere of the earth. So, as we can observe in this picture, in our previous classes, we had studied hydrosphere, atmosphere and lithosphere. Today, we will study biosphere. So, let us continue our class, part 4, biosphere. So, biosphere, the part of lithosphere, hydrosphere, atmosphere where the living world exists is known as biosphere. Now biosphere is a very huge sphere. तो बायोस्फीयर मीन्स वो एक ऐसा स्फीयर है जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर तीनों इसमें आ जाते हैं. मतलब एक जो लिविंग वर्ल्ड है, जो लिविंग सिस्टम है, ऑर्गेनिजम्स है, तो वो है बायोस्फीयर. तो बायोस्फीयर में क्या आता है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर. बायोस्फीयर में लिथोस्फीयर आ जाता है. लिथोस्फीयर मीन्स लैंड, हाइड्रोस्फीयर आ जाता है मीन्स वाटर, एटमॉस्फेयर मीन्स एयर. तो बायोस्फीयर में ये सब चीज़ें जो अलग अलग स्फीयर्स है वो आ जाती है. बायोस्फीयर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्फीयर्स ऑन अर्थ. अब ये कंपैरिजन में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर भी इम्पॉर्टेंट हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज़ बायोस्फीयर. अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैविंग बायोस्फीयर. अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है वेयर वी कैन सी बायोस्फीयर. बाकी जो प्लैनेट्स हैं उसमें बायोस्फीयर नहीं है. बायोस्फीयर मीन्स इट इज़ अ स्फीयर जिसमें एक लिविंग, एक जो लाइफ है वो पॉसिबल है. वो लाइफ में सब कुछ, जैसे लैंड है वो भी इम्पॉर्टेंट है लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए, वाटर भी इम्पॉर्टेंट है, एयर भी इम्पॉर्टेंट है. तो बायोस्फीयर वही स्फीयर है, मीन्स एक वो टाइप का है स्फीयर, बायोस्फीयर, जिसमें लाइफ जो हम लिव करते हैं, लाइफ जीते हैं, वो बायोस्फीयर होती है. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और बाकी सब जो हमें चीज़ें चाहिए होती है आज लिव करने के लिए, तो वो होती है पूरी सिस्टम बायोस्फीयर. तो अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें बायोस्फीयर है. बायोस्फीयर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लैंड, एयर, वाटर सब कुछ आ जाता है. दैट इज़ बायोस्फीयर. नाउ बायोस्फीयर इंक्लूड्स, सी एज आई टोल्ड यू, बायोस्फीयर इंक्लूड्स वेजिटेशन, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बींग्स. अब जैसे कि हमने बोला कि बायोस्फीयर में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर ये सब आ जाते हैं, तो एक तरीके से इसमें और हम डिटेल में बोलें तो बायोस्फीयर में वेजिटेशन मतलब फूड्स, और सब फूड्स जो होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, फूड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट, ह्यूमन बींग्स, ये सब भी चीज़ें बायोस्फीयर का पार्ट है जो बायोस्फीयर में आती हैं. वी obtain फूड एंड मैनी अदर नेसेसरी थिंग्स फ्रॉम बायोस्फीयर. तो जो हमें फूड मिलता है और बाकी जो भी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो वो हमें बायोस्फीयर से मिलती हैं. वी कैन नॉट लिव विदाउट वेजिटेशन एंड एनिमल्स. तो विदाउट वेजिटेशन मतलब विदाउट क्रॉप्स, विदाउट फूड प्रोडक्शन हम नहीं जी पाते, बिना खाना हम नहीं जी सकते. तो बायोस्फीयर एक ऐसा टाइप है, स्फीयर है अर्थ का, जिसमें हमें खाना मिलता है, और विदाउट एनिमल्स भी हम नहीं जी पाते हैं. आज हमें सपोज़ मिल्क चाहिए तो वो काऊ से आता है, तो काऊ एक बायोस्फीयर का पार्ट है. और उसी तरह अगर हम नॉनवेज कंज्यूम करते हैं तो वो भी एनिमल्स, हम उस पर डिपेंड हैं. तो हमारी जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल होगी सर्वाइव करने के लिए विदाउट बायोस्फीयर. तो हम वेजिटेशन मतलब फूड और एनिमल्स के बिना हम नहीं सर्वाइव कर सकते. बायोस्फीयर इज़ द बेस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड लिविंग. बायोस्फीयर की वजह से हम जी सकते हैं, हम सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि बायोस्फीयर में सब कुछ आ जाता है, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, एयर, ये सब कुछ बायोस्फीयर में आ जाता है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. अब बायोस्फीयर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट इज़ नॉन लिविंग एंड सेकेंड इज़ लिविंग. नाउ
Lithosphere, hydrosphere and atmosphere form the non-living part, while plants, animals and microorganisms are included in the living world. अब बायोस्फीयर होता है, उसमें दो पार्ट्स होते हैं. कौन से होते हैं? नॉन लिविंग एंड लिविंग. नॉन लिविंग में कौन कौन आता है? नॉन लिविंग में लिथोस्फीयर आता है, हाइड्रोस्फीयर आता है एंड एटमॉस्फेयर आता है. ये जो चीज़ें, ये जो 3 स्फीयर्स है वो बायोस्फीयर में आते हैं. किसके अंदर? नॉन लिविंग के अंदर. सो लिथोस्फीयर मतलब लैंड, लैंड नॉन लिविंग है. हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर, वो भी नॉन लिविंग ही है, क्योंकि इनको ये मूवमेंट नहीं देते और इनको एयर नहीं चाहिए होती है, तो वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं. एंड एटमॉस्फेयर, तो ये एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड जो लिथोस्फीयर हैं वो नॉन लिविंग होते हैं. और लिविंग कौन से आते हैं बायोस्फीयर में? लिविंग में आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन लिविंग वर्ल्ड. तो जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, दे आर लिविंग क्रिएचर्स. उनको हवा पानी चाहिए जीने के लिए, तो वो लिविंग में आते हैं. और लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तो स्फीयर्स ही हैं अर्थ के जो नॉन लिविंग होते हैं. वो उनको सांस लेने के लिए या उनको प्यास बुझाने के लिए पानी या हवा की ज़रूरत नहीं होती है. तो बायोस्फीयर में नॉन लिविंग में आते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. एंड लिविंग में आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नाउ वी विल प्रोसीड इट फर्दर. अब जो बायोस्फीयर है उसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, एज वी कैन ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर. सो देर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर. सो फर्स्ट इज मैन मेड. अब मैन मेड में जैसे कि हम देख सकते हैं, मैन मेड मतलब खुद आज ह्यूमन बीइंग अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए खुद ही बनाए. वो जो कंस्ट्रक्शन करता है या कुछ डेवलपमेंट के लिए वो खुद जो करता है, मैन मेड जो जो ह्यूमन बींग्स की बनाई हुई चीज़ें हैं, दैट इज़ नोन एज मैन मेड. फॉर एग्जांपल रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, हाउसेस हैं, तो वो मैन मेड हुई. तो जो बायोस्फीयर होते हैं तो वो उसमें एक कंपोनेंट होता है मैन मेड. मैन मेड मतलब ह्यूमन बींग्स ही क्रिएट करते हैं उसे, ह्यूमन बींग्स की बनाई हुई चीज़ें. फिर बायोस्फीयर का दूसरा कंपोनेंट है नॉन लिविंग. फर्स्ट कंपोनेंट हमने देखा कौन सा था? फर्स्ट कंपोनेंट वाज मैन मेड. सेकेंड इज़ नॉन लिविंग. नॉन लिविंग मतलब जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, जैसे फैक्ट्रीज़ और बाकी जो नॉन लिविंग चीज़ें, इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वो नॉन लिविंग का पार्ट हो गई बायोस्फीयर में. फिर थर्ड कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर है पीपल. अब जो पीपल है, अलग अलग हम आज सर्वाइव करते हैं इस अर्थ पे, जो जी रहे हैं हम हैं, तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं. तो हम भी बायोस्फीयर का कंपोनेंट हुए, लिविंग मतलब ह्यूमन बींग्स. एंड लास्टली नेचुरल. नेचुरल में मतलब ट्रीज़ है, ओशंस हैं, बर्ड्स हैं, माउंटेन्स हैं, तो वो भी एक बायोस्फीयर का पार्ट हुई और वो नेचुरल कंपोनेंट्स हुए. ट्रीज़, ओशंस, बाकी सब जो भी नेचुरल जो होते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज जो होती है वो बायोस्फीयर का पार्ट हुई. मीन्स ओवरऑल बायोस्फीयर के 4 कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट नेचुरल, ये फर्स्ट अगर देखें यहाँ से तो मैन मेड, सेकेंड नॉन लिविंग, थर्ड पीपल एंड फोर्थ नेचुरल. तो ये बायोस्फीयर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं. मूविंग फर्दर, नाउ ह्यूमन बींग्स नोइंगली. अब ये जो पिक्चर हम देख सकते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन स्फीयर्स, तो ये अलग अलग हम देख सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलग अलग परफॉर्म हो रही है. इन दिस पिक्चर वी कैन ऑब्जर्व अ पीजेंट जो उसके ऑक्स या काउ से अब जो लैंड है वो कल्टीवेट करवा रहा है, लैंड को खोदने में हेल्प कर रहा है जो एनिमल है वहाँ पे, ताकि वो क्रॉप्स उगा पाए. फिर हम देखते हैं कि फैक्ट्रीज़ हैं, उसमें भी एक्टिविटीज़ चालू है, फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्शन चालू है. फिर एक और हम देख सकते हैं कि जो एक गर्ल है वो, उसके पास एक एनिमल है तो वो ग्रास खा रहा है. तो ये जो भी एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हमारी स्फीयर में, हमारी अर्थ में जो भी परफॉर्म होती है, ये डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं. लेट अस कंटिन्यू. ह्यूमन बींग्स नोइंगली एंड अननोइंगली अंडरटेक मैनी एक्टिविटीज़ फॉर देयर डेवलपमेंट. अब ह्यूमन बींग्स का क्या है कि एक सपोज़ एक उसकी नीड होती है, वो पूरी होती है तो उसे और दूसरी नीड आती है, उसकी एक ज़रूरत पूरी होती है तो दूसरी आती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी आती है, और इसका कोई
एंड नहीं होता है। तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं तो वो जाने अनजाने में ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करे और उन्हें और आगे बढ़ाए। सपोज़ हमें फैक्ट्री बनाना है किसी को, तो वहाँ का जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे ट्रीज़ कट करना पड़ेगा, तो वो डिफॉरेस्टेशन जिसको बोलते हैं। तो ह्यूमन बींग्स को अपनी वांट सेटिस्फाई करने के लिए वो एक्टिविटीज़ करते हैं, नोइंगली या अननोइंगली। Human action causes an imbalance in the different spheres. This is important. जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं वो इम्बैलेंस करती है। क्यों? क्योंकि आज जैसे कटिंग ऑफ ट्रीज़ है वो अच्छी बात नहीं है। अगर हम ट्रीज़ कट करेंगे तो बहुत नुकसान होता है इन्वायरमेंट का। और ट्रीज़ कट क्यों करते हैं ह्यूमन बींग्स? ताकि उनकी वांट सेटिस्फाई हो, उनकी जो ज़रूरी जो नीड्स है, उनको जो नीड्स चाहिए, फैक्ट्री बनाना हो, घर बनाना हो या कोई और पर्पस के लिए उनको वो लैंड चाहिए, तो वो उनकी नीड को पूरा करने के लिए ट्रीज़ को कट करते हैं। ऐसी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो ह्यूमन बींग्स करते हैं अपने खुद की जो वांट्स है जो डेवलप करनी है, उनको अपनी नीड सेटिस्फाई करनी है, इसलिए ह्यूमन बींग्स करते हैं और वो अपना ही देखते हैं, एनवायरनमेंट को भूल जाते हैं और इसलिए फिर एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में नुकसान होता है और इस नुकसान की वजह से इम्बैलेंस क्रिएट होता है। ड्यू टू दिस द बैलेंस ऑफ वेरियस स्फीयर्स इज थ्रेटेंड। वेरियस स्फीयर्स जैसे हमने पढ़ा, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर और बायोस्फीयर। तो ये जो स्फीयर्स होते हैं उसमें इफ़ेक्ट आता है। एक अगर हम ज़्यादा ट्रीज़ कट करेंगे तो लिथोस्फीयर में इफ़ेक्ट आएगा, ज़्यादा फैक्ट्रीज़ बनाएंगे तो बहुत धुआं छोड़ेंगी फैक्ट्रीज़, बहुत पोल्यूशन होगा तो फिर वो एटमॉस्फेयर में फ़र्क आएगा। तो कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ आज हम परफॉर्म करते हैं तो वो जो अलग अलग स्फीयर्स हैं हमारे अर्थ के उसमें फ़र्क आता है, इम्बैलेंस हो जाता है। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग, टू मच ड्रिलिंग फॉर, अब ये जैसे एग्जांपल है अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग, टू मच ड्रिलिंग फॉर मिनरल ऑयल, एक्सेसिव ड्रिलिंग ऑफ ट्यूब वेल्स अफेक्ट्स द लिथोस्फीयर एंड कॉजेस एन इम्बैलेंस। तो जो लिथोस्फीयर है, जो लैंड, लिथोस्फीयर मीन्स लैंड, तो लैंड में भी इफ़ेक्ट आता है, इम्बैलेंस हो जाता है। कैसे होता है? जो मिनरल ऑयल्स है, वो जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो फैक्ट्रीज से निकलते हैं तो वो लैंड पे जाते हैं, तो लैंड लिथोस्फीयर में इफ़ेक्ट आता है। जो ट्यूबवेल्स होती हैं बड़ी बड़ी, उसमें भी जो वेस्टेज निकलता है वो अल्टीमेटली लैंड में ही चला जाता है, इसलिए लिथोस्फीयर में इफ़ेक्ट आता है, इम्बैलेंस आता है। The dumping of waste from villages and cities along with industrial waste into water bodies pollute them. अब जो गंदगी होती है, जो कचरा होता है, ड्रेनेज होता है, फैक्ट्रीज़ की जो कचरा होता है, फैक्ट्रीज़ में से, इंडस्ट्रीज़ में से, ह्यूमन बींग्स के घर में से जो ड्रेनेज होता है, कचरा होता है, वो सारा जो वेस्ट होता है वो डंप करके वो वाटर बॉडीज़ में चला जाता है। और वाटर बॉडीज़ मतलब जो रिवर्स और लेक्स होती हैं उसमें सारा वेस्ट डिस्पोज हो जाता है और इसीलिए वाटर बॉडीज़ पॉल्यूट हो जाती हैं, ख़राब होती हैं। द पोलर कैप्स हैव स्टार्टेड मेल्टिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग हीट। अब जो पोलर कैप्स होते हैं, जो बर्फ़ वाले इलाके होते हैं, जैसे एंटार्क्टिका है, पोलर कैप्स है, ग्लेशियर्स जिसे बोलते हैं, तो वो जो काफ़ी वो आइस वाले कैप्स होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो अब वो भी कैप्स पिघलने लगे हैं, मेल्ट होने लगे हैं। क्यों? क्योंकि हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, हम यहाँ वहाँ कचरा फेंक रहे हैं, इससे इन्वायरमेंट में नुकसान हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है और पॉल्यूशन बढ़ रहा है इसलिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है और हीट ज़्यादा हो रही है। इसलिए जो गर्मी होती है, जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ने की वजह से जो पोलर कैप्स हैं, जो आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट होने लगे हैं ड्यू टू इंक्रीजिंग हीट। The oil spills from ships and disposal of industrial and chemical waste into the water causes the destruction of marine life, which is highly dangerous for hydrosphere. अब लिथोस्फीयर में जैसे हमने पढ़ा कि जो ड्रेनेज होता है, जो फैक्ट्रीज़ में से निकलता है बाहर, तो वो वाटर बॉडीज़ में जाके उन्हें पोल्यूट करता है, लैंड को पोल्यूट करता है, तो उसमें लिथोस्फीयर में इम्बैलेंस आता है। फिर हाइड्रोस्फीयर में भी इम्बैलेंस आता है। कैसे आता है? जो डिस्पोजल, जो ऑयल का जो एक्स्ट्रा ऑयल, ख़राब ऑयल निकलता है फैक्ट्रीज़ में से, शिप्स में से,
तो वो पूरा ऑयल जो है वो केमिकल से बना होता है, उसमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। और वो ऑयल पानी जो होता है, जो वाटर बॉडीज़ होती हैं लाइक रिवर्स, लेक्स, उसमें मिक्स होके पानी को ख़राब कर देता है। और इसलिए पानी को ख़राब करने की वजह से हाइड्रोस्फीयर होता है, उसमें इम्बैलेंस हो जाता है, उसमें काफ़ी वो इफ़ेक्ट आता है, नुकसान करता है। हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर, एज वी हैड स्टडीड। हार्मफुल गैसेस एमिटेड बाय इंडस्ट्रीज़, वर्कशॉप्स, पावर स्टेशंस। अब जो हार्मफुल गैसेस हैं, जो गैसेस हैं केमिकल वाली, कहाँ से? इंडस्ट्रीज़ मतलब फैक्ट्रीज से, वर्कशॉप से, पावर स्टेशंस एंड व्हीकल्स पोल्यूट एयर। अब जो गैसेस होती हैं, जो फैक्ट्रीज़ में से धुआं निकलता है, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, और जहाँ पे भी एक्टिविटीज़ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ चालू हो, तो वहाँ पे जो पोल्यूशन होता है वो एयर में मिक्स हो जाता है। जो केमिकल्स होते हैं, जो धुआं होता है, वो एयर में मिक्स होके, और जो व्हीकल्स होते हैं उसमें से भी जो धुआं निकलता है वो भी एयर को ख़राब करता है, पोल्यूट करता है। द एरियाज विद द हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हीकल्स शो इंक्रीज रेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एयर। अब वो एरियाज़ में जहाँ पे व्हीकल ज़्यादा हों, अब ज़्यादा व्हीकल्स होगा तो ज़्यादा पोल्यूशन होगा, क्योंकि व्हीकल्स में से स्मोक एमिट होता है, धुआं बाहर निकलता है, जो एटमॉस्फेयर को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो अगर ये व्हीकल्स में से ज़्यादा धुआं निकलता है तो एक जो गैस जिसका नाम कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एयर में बढ़ जाता है, जो बहुत नुकसान करता है। तो वो गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। The amount of CO2 in the air decreases due to the cutting of trees. CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ता है? क्योंकि ट्रीज़ कट होते हैं, इसीलिए। जो ट्रीज़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके हमें ऑक्सीजन देते हैं। हम ह्यूमन बींग्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम सांस ले पाए। अगर ट्रीज़ ही हम कट कर देंगे, ट्रीज़ ही नहीं होंगे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेंगे? और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हार्मफुल गैस होता है, इसलिए जब ट्रीज़ ही नहीं होंगे तो ट्रीज़ कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर कैसे करेंगे अपने पास, और फिर हमें ऑक्सीजन कैसे देंगे? तो इसीलिए जब ट्रीज़ को कट किया जाता है तो उसकी वजह से जो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो बढ़ जाता है। हीट ऑन द अर्थ इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन CO2 इन एयर। अब जो अर्थ होती है वो गर्म क्यों होती है, टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है? रीज़न इज़ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ जाता है एयर में। कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ने की वजह से जो टेम्परेचर होता है अर्थ का वो बढ़ जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ता है? क्योंकि हम ट्रीज़ को जो है नेचुरल जो इन्वायरमेंट का पार्ट है, ट्रीज़ जो बहुत हमारे लिए यूज़फुल है, उसे हम कट कर रहे हैं। और हम क्यों कट कर रहे हैं? क्योंकि ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई करने के लिए, किसी को फैक्ट्रीज़ बनानी है, किसी को बिल्डिंग्स बनाने हैं, किसी को रोड्स बनाने हैं, तो उसकी वजह से फिर वो ट्रीज़ को कट कर देते हैं वहाँ से, ताकि उनका काम वो कर सके ह्यूमन बींग्स। और ट्रीज़ कट हो रहे हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, और इसीलिए टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है। इन दिस वे ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्ट द बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर में जैसे मैंने बोला सारे लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम करते हैं, जैसे फैक्ट्रीज़ बनाना, फिर कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्डिंग्स बनाना, ट्रीज़ को कट करना, तो ये जो भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं वो बायोस्फीयर को इफ़ेक्ट करता है। So students, here we end and here we complete our chapter Geography, chapter number 2, what is around us. So here we complete our chapter. Thank you.